जय हिंद। आप सभी को आज यूटेरिया पाचर का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 देखेंगे। इसके पहले का सारा सेट अपलोड कर दिया गया है। जो भी आपका सेट छूट गया है जाके जरूर देखिए, क्योंकि इसमें इस बुक में जो है ना हर एक सेट में हर तरह का क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट किया गया है। एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए सभी के लिए जो है ना महत्वपूर्ण साबित होगा। जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सभी में आपको बहुत फायदा करेगा। और इसका पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। इसका 1 से लेकर 39 तक पीडीएफ डाला हुआ है। तो जाके पीडीएफ से पढ़िए और वीडियो को अच्छे से देखिए। और इसका बोर्ड भी डला हुआ है। इसका शाम में डेली 6:30 बजे टेस्ट भी होता है। और टेस्ट वीडियो को देखिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। आपका सारा वीडियोस में ना सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और शाम में 6:30 बजे टेस्ट लगाइए, क्योंकि टेस्ट देने से ना आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना क्वेश्चन सही होगा। आपका सेकेंड बार से टेस्ट लगाइए, थर्ड बार से टेस्ट लगाइएगा तो ज़्यादा जो है ना क्वेश्चन सही होने का चांस बनेगा। तो टेस्ट दिया कीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना आज 41 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के जो भी सेट छूटा है जरूर जाके देखिए, क्योंकि हर जो है ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट डाला गया है। तो चलिए, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का और टेस्ट ग्रुप का, दोनों का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, बताइए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन याद करवा देंगे वीडियो को लास्ट खत्म होते होते। ये क्वेश्चन को जो भी आंसर आपका आ रहा है जरूर आंसर बताइएगा कमेंट में कि हाँ आंसर हमको अपने आप में अनुभव करना है कि हाँ कौन सा आंसर हमको याद था, कौन आंसर नहीं याद था। क्योंकि इसमें क्वेश्चन देखिएगा, आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार इसमें डाला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 243 के सी किससे संबंधित है। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, पंचायतों की संरचना संबंधित है। किसकी, पंचायतों संरचना संबंधित है। तो कह रहा है कि अनुच्छेद 243 के सी किससे संबंधित है, तो पंचायतों की संरचना संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है ना 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों से कथन सही है। इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में अब इनकी कुल संख्या कितनी है, 10 है, सही है। किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में बोल रहा है कि अस्थायी जो सदस्य होता है ना, केवल 2 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। दोनों कथन इसमें क्या है, तो सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए है ना, 1 और 2 होगा। तो राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन ये विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते हैं और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था, बताइए। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 22 जुलाई 1947 को जो है ना भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, बताइए। क्या होगा, कह रहा है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत दास प्रथा को जो है ना अवैध घोषित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है, बताइए। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CAG होता है। क्या होता है, CAG होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है, बताइए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, निष्कासित किया जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज सूची का विषय नहीं है, बताइए। इसमें जो है ना कौन राज सूची का विषय नहीं है, तो याद रखिएगा। इसका 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समाचार पत्र जो है ना इस समवर्ती सूची का विषय किसका है, तो समवर्ती सूची का, याद रखिएगा। समवर्ती सूची का विषय है समाचार पत्र। और कृषि जो है, वन है, सिंचाई, ये सब किसका है, तो राज सूची का विषय, याद रखिए। कृषि, वन, सिंचाई राज सूची का है, समाचार पत्र बोलेगा तो समवर्ती सूची का विषय है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी, बताइए। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है जननायक के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध है, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर है। कौन? कर्पूरी ठाकुर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, बताइए। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए, बी होगा, कथक से। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक से है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियना में स्थित है। कहाँ है? तो वियना में, याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1940 में किया गया था। कब किया था? 1940 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया था, बताइए। निम्नलिखित में बोल रहा है किस शासक को शिलादित्य कहा गया है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन को क्या कहा गया है, किसको? हर्षवर्धन को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है, तो हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था, बताइए। किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पांडे के शासनकाल में किया गया था। तो किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था, तो पांडव वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? कह रहा है कि किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुगलक वंश था। कौन था? तुगलक वंश, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 18 कह रहा है खतौली का युद्ध कब हुआ था, बताइए। खतौली का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1518 ईस्वी में क्या होता है? खतौली का युद्ध होता है। 1518 में खतौली का युद्ध, 1518 में खतौली का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था, बताइए। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी में भाषा में अनुवाद किया गया था, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। क्या होगा? शाहजहां, याद रखिए, क्या होगा? शाहजहां। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी, बताइए। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, बताइए। अनुशीलन समिति का जो गठन था किसके द्वारा किया गया था, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पी मित्रा के द्वारा क्या किया गया था? अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था, बताइए। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च वर्ग था। कौन था? उच्च वर्ग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, इसमें मिलान कीजिए। इसमें 24 का है, बोल रहा है निम्नलिखित घटनाओं का काला क्रमशः रखिए। तो कौन जो था ना क्रमशः बोल रहा है रखने के लिए, 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 3 2 1। तो पहले हुआ था तृतीयांग मराठा युद्ध हुआ था, तृतीयांग मराठा युद्ध। उसके बाद हुआ था प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था। उसके बाद प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। उसके बाद प्रथम सिख युद्ध हुआ था। तो 4 3 2 1 तृतीय मराठा युद्ध, उसके बाद प्रथम बर्मा युद्ध, प्रथम अफगान युद्ध, उसके बाद प्रथम सिख युद्ध हुआ था। और इसका इसलिए याद रखिएगा कि प्रथम सिख युद्ध का बोलेगा कि प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था, याद रखिए 1846 में हुआ था। कब हुआ था? 1846 में, 1846 में हुआ था। प्रथम युद्ध 1846 में हुआ था। और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा, ये हुआ था 1839 में। कब हुआ था? 1839 में हुआ था। तृतीय आंग्ल 1839 में हुआ था। और अगर यहाँ पे बात करें प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, प्रथम बर्मा युद्ध ये हुआ था 1824 से 26 के बीच हुआ था। 1824 से 26 के बीच हुआ था, 26 के बीच हुआ था। और याद रखिएगा कि यहाँ पे पूछेगा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था
1817 से 18 के बीच हुआ था। 17 से 18 के बीच हुआ था। 17 से 18 के बीच 17 से 18 के बीच हुआ था। सही से लिखा नहीं पा रहा था। याद रखिए कि प्रथम सिख युद्ध बोलेगा तो 1846 में हुआ था, और प्रथम अफगान युद्ध बोलेगा तो 1839 में हुआ था, और प्रथम बर्मा युद्ध बोलेगा तो हुआ था 1824 से 26 के बीच हुआ था, और तृतीय मराठा युद्ध बोलेगा तो 1817 से 18 के बीच हुआ था। याद रखिएगा। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 3 2 1 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 25 पे। कह रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए थे, बताइए। कह रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए थे। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर होगा इसका राइट आंसर ए होगा, दमदमा से। दमदमा से याद रखिए, क्या होगा, दमदमा से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुआ था, तो दमदमा से हुआ था। एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुआ, दमदमा से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक है, बताइए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन है। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट कह रहा है घटिया वस्तु, 27 नंबर कह रहा है कि घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब क्या होता है, बताइए। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब क्या होता है। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आय बढ़ती है। क्या होती है, आय बढ़ती है। 28 कह रहा है कि राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। क्या रहेगा, बताइए। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक रहेगा। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत में गरीबी निर्धारण हेतु श्री रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि भारत में गरीबी निर्धारण हेतु श्री रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2012 में किया गया था। कब किया गया, 2012 में। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, बताइए। निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ फोरियर ने किया था। तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था, जोसेफ फोरियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल में है, याद रखिएगा। ये जो है हांगुल के लिए नहीं है, ये है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ये हाथियों के लिए है। इसमें सही क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए बिल्कुल सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए बिल्कुल सही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कहाँ, यूपी में स्थित। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है। मानस कहाँ है, तो असम में है। और राजा जी कहाँ है, तो राजा जी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। राजा जी कहाँ, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। अब पेरियार कहाँ है, तो केरल में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में प्रसिद्ध है, यूपी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो ये भी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर ये 32 पे कह रहा है कि 32 नंबर कह रहा है कि युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है। युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में स्थित है। क्या है, सिक्किम में स्थित है। इसका जो है आज ना टेस्ट होगा, 6:30 बजे टेस्ट होगा। टोटल 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। टेस्ट जरूर लगाइए। टेस्ट ना बहुत, अभी जो भी बिहार पुलिस एग्जाम होगा, बेसिक एग्जाम होगा ना, बहुत आपको एग्जाम में ना बहुत फायदा मिलेगा। और शाम में उसी ग्रुप में जो है ना, शाम में 3 बजे बिहार पुलिस का फुल प्रैक्टिस सेट होता है। अभी प्रीवियस सर चल रहा है, और बाकी फुल प्रैक्टिस सेट जो फिर उसमें सब कुछ चलाया जाएगा बिहार पुलिस के लिए। तो बिहार पुलिस का भी प्रीवियस सर क्वेश्चन हो रहा है, टेस्ट फुल प्रैक्टिस सेट हो रहा है। और बाकी शाम में 6:30 बजे इसका टेस्ट हो रहा है। एटोरियर पाजर का हो रहा है टेस्ट, डेली टेस्ट। तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, टेस्ट दीजिए। जितना टेस्ट दीजिएगा आपको उतना कन्फ्यूजन दूर होगा। तो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। और वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, आपका पूरा वीडियो जो है ना, पूरा क्वेश्चन आपको माइंड में सेट हो जाएगा। और इसका PDF और बोर्ड सारे हम टेलीग्राम आप चैनल पर अपने डाल देते हैं। तो सभी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको तो बहुत सारा ग्रुप जुड़े होंगे, लेकिन आप भी देखिए ना, एक बार जुड़ के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिले। इस चैनल पे जितने भी वीडियो आते हैं ना, आप सारी क्लास को अच्छे से देखिएगा। 3-4-5 वीडियो आता है। सुबह ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक आता है, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक आता है, अस्पार का क्वेश्चन बैंक आता है, बिहार पुलिस का और BPSC का आता है। सभी जितनी भी क्लास है ना, 1-1.5 घंटा समय लगेगा, 2 घंटा अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा जो है ना जीके का एक तरह से एकदम जो है ना, एक तरह से सार आपको मिलेगा रिविजन करने का। तो अच्छे से जो है ना वीडियो को देखा कीजिए, अच्छे से माइंड कंसंट्रेट करके एकदम पूरा देखिए बैठ करके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों भी ग्रुप में भी शेयर कीजिए कि बोलिए सब्सक्राइब करने के ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोग के पास पहुँचे, कि लोग जो है ना, जो बहुत मेहनत से जो है, क्योंकि वीडियो बनाया जाता है, जितना सपोर्ट मिलेगा उतना हम सोचेंगे नहीं आप लोग को भी रिविजन हो, तो सबको फायदा हो। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल डमरू मध्य स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, बताइए क्या होगा।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉस करता है। कौन करता है? बॉस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? बताइए, गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी, संयंत्र तापमान और संयंत्र वर्षा। तो गेहूं की खेती के लिए जो है ना क्या आवश्यक है? संयंत्र तापमान, संयंत्र वर्षा है। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? बताइए। बहुत सारे आपको वीडियो में ना एक बार क्वेश्चन को एक बार पढ़ा जाता है, आपको 20 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये देखिए ना कि आपको किस तरह से ग्रुप डिस्कशन की तरह से आपको याद करवाया जा रहा है, क्योंकि सुबह जो वीडियो आता है ना सारे ग्रुप में पढ़ा जाता है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं सामने से, आप सब लोग आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट होता है, तो उसमें क्या होता है ना माइंड में घुस जाता है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रहे हैं। आपकी कोई देखिएगा वीडियो में बहुत सारे चैनल करवाते हैं, एक बार एक क्वेश्चन को पढ़े आंसर टिक करते हुए निकल गए। ये देखिए कि यहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है ना बार रिपीट किया जा रहा है, वो जरूरी होता है, क्योंकि एक वीडियो को हम एक ही बार समय देकर के देखेंगे, अगर उस क्वेश्चन को हमको अच्छे से एक बार में याद हो जाए तो अच्छा है ना, कि हमको सारा क्वेश्चन एक बार में याद हो जा रहा है, तो ये जरूरी है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। तो कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता जो है ना कब हुआ था? तो पहले इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है कि दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से? बताइए, दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान से। कहाँ से? ईरान से। 36 का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? बताइए, कौन सी जो है ना ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूरोसियो। ये जो है ठंडी जलधारा नहीं है, ये गर्म जलधारा, याद रखिए, ये गर्म है। लेकिन लेब्राडोर, कनारी और फॉकलैंड ये सब क्या है? ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है कि काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? कह रहा है कि काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट होगा। क्या होगा? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? बताइए। कह रहा है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन के एमिनो अम्ल में विघटन, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन O2 ले जाने से महत्वपूर्ण भूमिका में कौन निभाता है? बताइए, पूरे शरीर में ऑक्सीजन O2 से ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कणिका होता है। कौन होता है? लाल रक्त कणिका। 41 नंबर पे आइए, कह रहा है कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? बताइए, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा संक्रमणीय है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी संक्रमणीय है। कौन? फुट एंड माउथ, एंथ्रेक्स, फ्लैट क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर और काउ पॉक्स। बोल रहा है कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना संक्रमणीय इन्फेक्शन है? तो फुट एंड माउथ है, एंथ्रेक्स है, ब्लैक क्वार्टर है, काउ पॉक्स है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? बताइए, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बसा है। क्या है? बसा है। नेक्स्ट कर रहा है कि अस्पतालों से निकलने वाली जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताइए, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भस्मीकरण है। क्या है? भस्मीकरण है। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन है। बताइए, इंसुलिन हार्मोन क्या है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड है। राइस बोल रहा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का क्या कारण है? बताइए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्यों के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का क्या कारण है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल का संचय है। क्या है? लैक्टिक अम्ल का संचय। 46 नंबर कह रहा है कि जीवित प्राणियों के क्रमिक विकास के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्क, कच्छप और उद्भिलाभ। क्या है? सार्क, कच्छप, उद्भिलाभ। 47 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? बताइए, कौन जो है ना धनात्मक आवेश रहित होते हैं? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा कण है। क्या है? बीटा कण। 48 कह रहा है कि लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, वह किस रंग का होता है? बताइए, कह रहा है कि लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब वह किस रंग का होता है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का। 49 बोल रहा है कि निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा क्या है? अदिश राशि। लेकिन वेग, संवेग और बल ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। प्रयास बोल रहा है कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रयास का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं। तो किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। अब आइए स्मरणीय तत्व पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दिया रहता है उसमें, क्योंकि हर सेट के पीछे जो है नोट्स दिया रहता है,
उसको अच्छे से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया रहता है। स्मरणीय तथ्य देखिए, स्मरणीय तथ्य है, कह रहा है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है, याद रखिएगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ ही है। दक्कन का पठार स्थित है कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। बोल रहा है कि धारवाड़ का पठार कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। धारवाड़ का पठार कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। बाबा बुदान ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। यानी कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। धारावाड़ का पठार कर्नाटक। बाबा बुदान ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कौन सा है, तो अनैमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा अनैमुड़ी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट का तट एवं उसका विभाजन दिया हुआ है कि भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन दिया हुआ है। कोरोमंडल तट क्या है, तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है। कोरोमंडल तट बोले तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। गोलकुंडा तट बोलेगा तो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। गोलकुंडा तट तो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। उत्तरी सरकार तट बोलेगा तो गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक। उत्तरी सरकार तट के तक बोलेगा तो गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी भाग तक स्थित प्रमुख बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है, तो पारादीप कहाँ है, तो उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा में है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। विशाखापट्टनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट एवं उसका विभाजन है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट एवं उसका विभाजन क्या क्या है, कोंकण तट जो है गुजरात से गोवा तक। कोंकण तट गुजरात से गोवा तक है। केंद्रा तट कितना है, तो गोवा से मंगलुरु तक। केंद्रा तट गोवा से मंगलुरु तक। मालाबार तट बोले तो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। मालाबार तो मंगलुरु से कन्याकुमारी। तो कोंकण तट गुजरात से गोवा तक। केंद्रा तट गोवा से मंगलुरु तक। मालाबार तक मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। भारत के पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है, याद रखिए। कांडला बंदरगाह कहाँ है, कांडला बोलेगा गुजरात में है। मार्मागांव कहाँ है, तो गोवा। मार्मागांव तो गोवा में है। मुंबई बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। नावा शोभा महाराष्ट्र है। नावा शोभा महाराष्ट्र है। मंगलुरु कहाँ है, तो मंगलुरु जो है बंदरगाह कहाँ है, कर्नाटक। मंगलुरु कर्नाटक। और कोची कहाँ है, तो बंदरगाह तो केरल, याद रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर स्थित कहाँ है, तो दक्षिण अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी बोलेगा सैंडल पीक है। पंबन द्वीप कहाँ है, पंबन द्वीप मनाली की खाड़ी में। पंबन द्वीप बोलेगा तो मनाली की खाड़ी में स्थित है। तो ये सेट नंबर था 40। सेट नंबर 40 सॉरी सेट नंबर था 41। सेट नंबर 41 कंप्लीट हो गया है। और वीडियो को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, सारा आपको क्वेश्चन याद हो गया होगा, आप हम आशा करते हैं। और सारा जो है इसका PDF हम ग्रुप में डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बताते हैं कि टेलीग्राम से जो है ना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब राहुल स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। और लाइक भी जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए टेलीग्राम चैनल का बात करें, ज्वाइन टेलीग्राम टेस्ट ग्रुप, ये देखिए नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। इसी ग्रुप का जो है इसी में टेस्ट होता है। नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज है, इसी में टेस्ट होता है। बिहार पुलिस का, यूटेरिया पाजर का होता है। और ये जो चैनल है राहुल स्टडी ग्रुप, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसी में क्या डालते हैं, जीके क्यूज बोर्ड PDF बुक्स नोट्स सारे जो है इसी चैनल पर डालते हैं। एक ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक और टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स बाई कुमार गौरव सर। इसमें क्या होता है ना, जो गौरव सर क्लास लेते हैं ना जो करंट अफेयर्स का, उसमें 10 क्वेश्चन जो डेली पढ़ाते हैं, उसका बोर्ड के द्वारा जो उसमें क्वेश्चन 2023 से ही डाला गया। डेली उसमें पर डे उसमें जो है क्वेश्चन डाला जाता है। अगर पर डे नहीं डाला जाता है तो क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए कोई बिजी कारण नहीं डाल पाए ना, तो उसको 2-3 दिन पे हम सारे क्वेश्चन जो है ना बना करके डाल देते हैं। इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो सारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छे से तैयारी को मजबूत कीजिए, ज़्यादा रिविजन कीजिए, बहुत फायदा करेगा। तो यहीं तक रहने देते हैं। तो सेट नंबर 41 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेट नेक्स्ट कल देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।